Hello dear friends, welcome to MK Legal Shiksha, the way of learning. Dear legal aspirants, power to transfer the criminal cases under CRPC 1973. क्रिमिनल केस को किस तरह से ट्रांसफर किया जाता है, आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं. देखिए, क्रिमिनल केसेस के साथ साथ सिविल को भी हम कंपेयर करेंगे. बहुत कम समय में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकें चीजें किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं. अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे अपकमिंग वीडियोस जो रहेंगे आपके वो आपको मिलते रहें. देखिए, जो चैप्टर 31 है सेक्शन 406 से 412 तक अंडर दी सीआरपीसी वो बात करता है पावर टू ट्रांसफर द केसेस. जितने भी केस ट्रांसफर होते हैं सीआरपीसी में उसके बारे में बात की गई है. पावर टू ट्रांसफर क्रिमिनल केस का एक मैं आपको ग्लिम्स दे देता हूं. सबसे पहले देखिए, समझिए क्या है कि सेक्शन 406, 407, 408, 409, 410, 411 एंड 412 छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 31. देखिए, 406 किसकी पावर बताते हैं? सुप्रीम कोर्ट की पावर टू ट्रांसफर द क्रिमिनल केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. 407 हाई कोर्ट की. 408 कोर्ट ऑफ सेशन. 408 किसकी बताता है? कोर्ट ऑफ सेशन की. बिल्कुल हायरार्की में चलना जो हमने सेक्शन 6 में पढ़ी थी. सेक्शन 6 में सुप्रीम कोर्ट नहीं आता, ये भी याद रखना साथ ही साथ. अब 409 और 410 इसको छोड़ दीजिए पहले. और 410 बात करता है किसकी पावर की? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की. हमने छोड़ क्यों दिया? क्योंकि ये यहां पे आपका ट्रांसफर की बात नहीं कर रहे हैं, विड्रॉवल की बात कर रहे हैं. विड्रॉवल कैसे होगा? जब आप जो केस मेकओवर किए जाते हैं उनका विड्रॉवल किस तरह से होगा वो यहां पे बताया गया. आपको ध्यान होगा 194, 193 क्या कहता है? अभी कोर्ट ऑफ सेशन कमिटल के बिना केस नहीं देखेगा. लेकिन जब वहां पे भी चला जाता है तो बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन जो करता है वो सेशन जज करता है. तो 409 सेशन जज की बात करता है. सेशन जज की कौन सी पावर कि वो विड्रॉ कर सकता है केसेस और अपील जो उसने अपने नीचे किसी एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज को दी है. सेम 410 में सीजेएम यानी कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जेएमएफसी ने जेएमएससी को मेकओवर किया है. कहां पढ़ते हैं ये चीजें? ये 192 में, ये 194 में. 194 को रिवर्स कर दो, 192 को रिवर्स कर दो, 410 बन जाएगा. और 412 जो है वो कुछ नहीं, एक जनरल रूल की बात करता है कि रीजन रिकॉर्ड होना चाहिए. जो भी आपने ऊपर जितना भी काम किया है रीजन शुड बी रिकॉर्डेड. अब आपको नोट्स किस तरह से बनाने हैं उसकी हम बात करेंगे. और सबसे पहले आप आइए 406 पे. देखिए, सुप्रीम कोर्ट की पावर कहां दी गई है? हमने कहा कि 406 में. 406 में सुप्रीम कोर्ट खाली 3 काम करता है. ठीक है, बेल एक्ट आपके सामने होगा, आप उसमें पढ़ के देखिए. मैं जस्ट आपको कहता है कि जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि एक केस ट्रांसफर किया जाना चाहिए. ये भाई वो खुद से भी कर सकता है, एप्लीकेशन में भी कर सकता है. अब एप्लीकेशन देगा कौन? सबसे पहले तो हम समझते हैं करेगा क्या वो कि हाई कोर्ट 1 से लेके हाई कोर्ट 2 यानी किसी भी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट. दूसरा काम यहां पे वो क्या करेगा सब सेक्शन 1 में ही कि वो किसी क्रिमिनल कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट 1 से केस कहां ट्रांसफर कर देगा? क्रिमिनल कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट 2. एक किसी हाई कोर्ट के अंडर की कोई क्रिमिनल कोर्ट है उससे मुकदमा दूसरे किसी हाई कोर्ट की, दूसरे जो हाई कोर्ट है वहां की उसमें. देखिए, स्टेट वर्ड यूज नहीं करना है क्योंकि कहीं कहीं पे 2 स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है. अब ये करेगा कैसे? किसकी एप्लीकेशन के ऊपर? एप्लीकेशन कौन देगा? तो 406 में एप्लीकेशन दी जाती है वो उसका सब सेक्शन 2 बात करता है कि जो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या एडवोकेट जनरल या फिर जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो यहां पे देंगे. लेकिन इंटरेस्टेड पार्टी जो है अगर वो देती है एप्लीकेशन तो उसके साथ में एफिडेविट लगेगा. लेकिन अटॉर्नी जनरल और इसके साथ एफिडेविट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको याद रखना है. ठीक है, अब 406 का जो 3 है वो बात करता है कि अगर वो एप्लीकेशन जो पार्टी ने दी है वो कैसी है? वैक्सियस या फ्रेवियस है, भाई झूठी एप्लीकेशन लगाती है, तो उस केस में सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि 1000 रुपीज का फाइन लगेगा जिसे कंपनसेशन के तौर पे, किस पे? कंपनसेशन के तौर पे कहां दे दिया जाएगा? अदर पर्सन को जो उसको अपोज कर रहा था. कंपनसेशन की बात हम कहां पढ़ते हैं? कंपनसेशन को रेफर कर लेना 357A से सीआरपीसी में. ठीक है, 357 आपका पूरा ही 357 ABCD एक इंपॉर्टेंट है. 2008 में ABCD ऐड हुए थे इसमें, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा साथ में.
तो 406 में कोई डाउट, सिंपल, बेयर एक्ट में इतना ही दिया गया है। अब बात करते हैं हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट क्या करता है 407 में? हाई कोर्ट की पावर कहां दी गई है? हाई कोर्ट की पावर दी गई है 407 में। देखिए हाई कोर्ट भी सिंपल सा ही काम करता है। सबसे पहली बात तो 3 ऐसी कंडीशन है जहां पे हाई कोर्ट करेगा। कब है? मान लीजिए पहली जो कंडीशन है कि आपका फेयर और इम्पार्शियल इंक्वायरी या फिर ट्रायल नहीं हो सकता है मेरे सबऑर्डिनेट कोर्ट में। हाई कोर्ट को लगा कि मेरे सबऑर्डिनेट कोर्ट में भाई फेयर और इम्पार्शियल इंक्वायरी या ट्रायल नहीं हो सकता है। दूसरी चीज क्या है? उसके किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ जो कि अनयूजुअल डिफिकल्टी का, कोई अति असाधारण क्वेश्चन आ गया है, बहुत कठिन प्रश्न आ गया है विधि का, वो नहीं डिसाइड हो सकता, तो तब भी वो कर सकता है। या फिर पार्टीज के कन्वीनियंस के लिए, विटनेस और पार्टी कन्वीनियंस के लिए या न्याय के लिए, ये सीधा सा है फॉर द एंड ऑफ जस्टिस। अब हाई कोर्ट करेगा। ये 3 तो है आपकी प्री रिक्विजाइट कंडीशन। इन 3 के बाद कोर्ट के पास 4 ऑप्शन खुलते हैं। पहला ऑप्शन क्या खुलता है कि जो चैप्टर 13 हम पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 13 जो पढ़ते हैं 177 से कहां तक है आपका 188 तक जाता है, 189 तक जाता है, पर हम 185 तक की बात करेंगे। क्योंकि 185 क्यों कहा गया? क्योंकि वहीं तक ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है कि कौन सा कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है। चाहे वो ज्यूरिसडिक्शन हो या ना, उसे कोई मैटर नहीं करता, बिना ज्यूरिसडिक्शन वाले कोर्ट में भी भेज सकता है और उससे विसिएट नहीं होगी। जब उसे लगता है दूसरी कंडीशन में कि कोई पर्टिकुलर केस या कोई पर्टिकुलर अपील जो एक क्रिमिनल कोर्ट से दूसरे क्रिमिनल कोर्ट में, चाहे वो उसके बराबर का हो या उससे सुपीरियर हो, ट्रांसफर कर दिया। क्यों लगा? कि उसको 3 कंडीशन, ऊपर वाले तीनों कंडीशन से। थर्ड में है जब किसी पर्टिकुलर केस को सेशन को कमिट किया जाए। सेशन को कमिट कहां होता है? 193 जब आपने पढ़ा है तो सुप्रीम कोर्ट 195 के केस के अलावा किसी जब हाई डिग्निटरीज का डिफेमेशन होता है उसके अलावा कोई भी केस डायरेक्ट नहीं लेता है। कॉग्निजेंस पहले कौन लेता है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लेता है, देन ही विल कमिट द केस। नीचे से ऊपर जाता है तो कमिट, ऊपर से नीचे आता है तो मेक ओवर। सो रिमेंबर दिस थिंग। फोर्थ इसका बाद क्या करता है? वो फोर्थ में कहता है कि कोई पर्टिकुलर केस या अपील ट्रांसफर करा सकता अपने सामने कि यार तुम मेरे सामने लेके आओ, मैं ही इसको डिसाइड करूंगा। बाकी 407 क्या कह रहा है यहां पे कि कोई भी ट्रांसफर की एप्लीकेशन, चाहे वो कोर्ट सेम डिवीजन में हो, मान लीजिए 2 क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, एक ही कोर्ट ऑफ सेशन है। कोर्ट ऑफ सेशन है ए, कोर्ट ऑफ सेशन 1। अब इसके अंदर एक क्रिमिनल कोर्ट 1 है और एक क्रिमिनल कोर्ट 2 है। अब इन दोनों के बीच में ट्रांसफर की एप्लीकेशन जब तक हाई कोर्ट नहीं जाएगी, जब तक उसका डिसीजन ये नहीं ले लेगा। ये आपका 407 का सबसेक्शन 2 का जिस्ट है। 407 सबसेक्शन 3 कहता है कि भाई किसकी एप्लीकेशन पे? यहां पे अटॉर्नी जनरल तो रहेगा नहीं क्योंकि हाई कोर्ट आ गया भाई। वहां पे एडवोकेट जनरल की एप्लीकेशन बिना एफिडेविट के या कोई इंटरेस्टेड पार्टी विद एफिडेविट, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता है कि एक्यूज जब एप्लीकेशन लगाता है तो हाई कोर्ट उससे बॉन्ड ले सकता है विद और विदाउट सिक्योरिटी कि भाई देखो जो 1000 रुपया कंपनसेशन देना है उसके लिए तुम अभी से क्या करो, बॉन्ड दे दो। 407 का नेक्स्ट कहता है सबसेक्शन 5 कि एक्यूज्ड क्या करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिटर्न नोटिस भेजेगा। और रिमेंबर, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, 407 के 5 में वहां एक टाइम लिमिट दी गई है 24 घंटे। नोटिस देने के 24 आवर तक उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। भाई पीपी को समय तो मिलना चाहिए ना, अभी नोटिस देगा और अभी तुम्हारी बात कैसे सुन ले हम। नेक्स्ट कहता है कि हाई कोर्ट चाहे तो एप्लीकेशन डिसाइड होने तक सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही है उनको क्या कर देगा? स्टे लगा देगा। लेकिन 309 की जो प्रोसीजर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे। 407 का 7 कहता है कि फाइन और कंपनसेशन 1000 रुपीज है अभी। और भाई लास्ट सबसेक्शन कहता है कि जब ट्रांसफर होगा तो सेम स्टेज से शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि दोबारा से विटनेस बुलाए जाएंगे, दोबारा एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाएगा, तो वो सेम स्टेज से ही वहां पे स्टार्ट होने वाला है, अलग स्टेज से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगा। अब उसके बाद आ जाइए 408 पे। 408 क्या कहता है कि जब पावर सेशन जज की पावर है, किसकी है? सेशन जज की पावर है। 408 ठीक है। अब सेशन जज के पास देखिए क्या क्या पावर्स हैं यहाँ पे। अब भाई सीधा सी बात है कि फॉर द एक्सपीडियंट फॉर एंड ऑफ जस्टिस, न्याय के लिए जब उसको ऐसा लगता है तो ट्रांसफर करा सकता है। ठीक है।
किसी भी लोअर कोर्ट में, यहां वो खुद भी कर सकता है, इंटरेस्टेड पार्टी की एप्लीकेशन पर भी कर सकता है, या एडवोकेट जनरल नहीं आएगा। ठीक है, यह याद रखना। या तो लोअर कोर्ट, रिपोर्ट ऑफ द लोअर कोर्ट पे, तीन चीजें यहां पे, रिपोर्ट ऑफ लोअर कोर्ट, एप्लीकेशन ऑफ पार्टी इंटरेस्टेड, या सुओ मोटो। और यहां पे जो फाइन है वो 1000 नहीं रहेगा, बाकी तो सब 407 के प्रावधान लागू होंगे, लेकिन फाइन याद रखना, यहां पे जो फाइन कंपनसेशन के तौर पे दिया जाता है वो 250 रुपीज हो जाता है। प्लीज रिमेंबर दिस, अंडरस्टूड। अब इसका देखिए किस तरह से आपको बनाना है, मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आप अपने बेयर एक्ट में एक A4 पेपर लीजिए और उस A4 पेपर के ऊपर ऐसे, जैसे सेक्शन 406 लिख दिया, रीड विद सेक्शन 25 CPC। क्यों लिखा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पावर जो CPC में दी गई है वो कहां दी गई है, 22 से लेकर 25 तक पढ़ते हैं। 24 में आपका हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है वहां पे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की है, और 25 में सुप्रीम कोर्ट की है। तो जब 46 को डिवाइड कीजिए, हाई कोर्ट 4061, इस तरह से आप उसको अपने बेयर एक्ट में लगा लीजिए। जब आपको रिवीजन करना है तो यू नीड नॉट टू गो थ्रू द ईच लाइन, यू जस्ट सी दिस चार्ट एंड इट विल हेल्प यू आउट अ लॉट इन योर एग्जाम प्रिपरेशन। रिवीजन बहुत फास्ट होगा आपका। तो इस तरह से आप अपने नोट्स बना के उसमें चिपका सकते हैं। अलग से कभी नोटबुक में नहीं लिखना है, आपको कोशिश करना है कि जो छोटे मोटे पॉइंट्स है वो वही बेयर एक्ट में, क्योंकि बेयर एक्ट में जगह होती नहीं है, तो एक पेपर में आपको पहले ही बता चुका हूं, इसको यहाँ एक सेलो टेप से लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से आप चार्ट्स बनाया करें। अब नेक्स्ट आते हैं 409 पे और 410। देखिए 409 में क्या होता है कि जब भी सेशन जज को लगता है, अभी 409 में क्या था कि 194 के तहत क्या हुआ था, असिस्टेंट सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज को बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट किया था, किसने, सेशन जज ने। अब सेशन जज को लगता है कि ना ना ये सही नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो केस को वापस मंगाएगा। वो चाहे तो किसी और को दे सकता है, चाहे तो खुद उसकी सुनवाई कर सकता है। 410 में सेम चीज किसके साथ होती है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होती है। अब वहां पे क्या है कि जब CJM, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में कौन आता है, CJM ने केस दे दिया जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को। अब वो चाहे तो उसको वापस मंगा सकता है और किसी और को दे सकता है, अंडरस्टूड। और 411 में क्या आता है कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को CRPC में हम कहां पढ़ते हैं, 20 से लेकर 23 तक। ठीक है, तो वहां पे कोई भी DM या SDM, 410 में याद रख, 411 में याद रखना, कोई भी DM या कोई SDM, DM या SDM 411 में ये याद रखना आपको। तो वो क्या कर सकता है, किसी भी मेकओवर कर सकता है। मेकओवर होना क्या होता है, अपने से जूनियर को दे देना कि लो भाई तुम संभालो इस काम को, या भाई अपने से ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, कमिटल बोलते हैं, जो सेशन में दिया जाता है। और लास्ट का सेक्शन आपका 412 कहता है कि रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, जो भी आपने 408, 409, 410, 411 में किया है, रीजन मस्ट बी रिकॉर्डेड। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, आपको चीजें समझ में भी आई होंगी। थोड़ा सा हमने इसको रैपिड किया है क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ गया अभी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि इसे हमें दोबारा डिटेल एक वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, डेफिनेटली हम बनाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। आप मुझे मेल कर सकते हैं mklegalshiksha@gmail.com पे। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ अपकमिंग क्लासेस के आपको शेड्यूल मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर आपको लगता है कि भाई देखिए हमेशा नॉलेज को ना शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है। और MK लीगल शिक्षा के परिवार को भी बढ़ाना है, तो इसमें आप लोगों के सहयोग के बिना ये नहीं हो पाएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, इस पर आप डिटेल लेक्चर चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी रैपिड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।